channel and press the bell icon for more video updates. Today is 1st July of 2020 and it's a Wednesday today. So let's start the analysis. Our first news जो आज हम पहली न्यूज़ देखेंगे वो है कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर थर्ड मंथ. क्या कहते हैं जो कोर इंडस्ट्री हैं जितनी भी हैं स्टील हो गए और क्या कहते हैं और बाकी जो हो गई फैक्ट्रियाँ जो कोर इंडस्ट्री हमारी इंडिया की उनमें कॉन्ट्रैक्शन है, उनके क्या कहते हैं डिक्लाइन हुआ है, उनका प्रोडक्शन उनकी ओवरऑल ग्रोथ डाउन हुई है. ऐसा ये तीसरे महीने हुआ है, अप्रैल मई जून इन 3 महीने ये सब श्रैंक किए. इस न्यूज़ में पूरा यही दिया गया है. द आउटपुट ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री श्रैंक 23% इन May 2020, द थर्ड स्ट्रेट मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. क्या कहते हैं कि जो 8 कोर मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारी 8 कोर मेन इंडस्ट्री कौन सी है, फिर आगे की न्यूज़ देखते हैं. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं. कोल है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी. ये सब हमारी 8 कोर में इंडस्ट्री है. कोल में 10.33 वेटेज है इसका, क्रूड ऑयल का 8.98 वेटेज है, नेचुरल गैस का 6.88, रिफाइनरी का 28.04, स्टील का 17.92 और सीमेंट का 5.37 और फर्टिलाइज़र का 2.63 और इलेक्ट्रिसिटी का 19.85 वेटेज है. टोटल कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज है जो उसमें आता है, उसमें इसका वेटेज इतना है. इसमें से सिर्फ इसमें बताया गया कि जो बाकी जितनी भी क्रूड ऑयल हो गई, स्टील हो गई, ये सब ने 23% इसमें श्रैंक आया है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और कमी हुई है, इनका डिक्लाइन हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया है. इसमें ये भी कहा गया कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है उसमें क्या कहते हैं राइजिंग हुई है. मई में 7.5% की राइजिंग हुई है, उसमें डिक्लाइन नहीं आया है, बाकी सब में डिक्लाइन आया है. सिर्फ फर्टिलाइज़र में 7.5% राइजिंग हुई है, क्योंकि सभी जानते हैं क्योंकि इस वक्त खेती का समय चल रहा है, तो क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र्स तो यूज़ हो ही रहे हैं और नॉर्मल फार्मर कोई भी फार्मर हो फर्टिलाइज़र ज़रूर खरीद रहे हैं, तो इसलिए इसमें डिक्लाइन नहीं है, बाकी सब में डिक्लाइन है. इसमें ये भी बताया गया कि स्टील सेक्टर में 48.4% का फॉल आया है और क्या कहते हैं सीमेंट में 22% का फॉल आया है, इसमें ये बताया गया है. चलिए एक IIP देख लेते हैं. IIP के बारे में देख लेते हैं. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बताता है कि ये किस में कितना फॉल आया है, किस में राइजिंग हुई है, कौन घाटे में चल रहा है, कौन प्रॉफिट में चल रही है, कौन इंडस्ट्री, ये बताता जो है वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इस परसेंटेज को बताता है. ये एक इंडेक्स है जो बताता है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. कि बताता है जो डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं उनके कहते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम, एक महीना या एक साल का पूरा बताता है. क्या कहते हैं कि उसमें उसने इकोनॉमी को कितना प्रॉफिट दिया है या इकोनॉमी को बढ़ाने में कितनी सहायता, कितना योगदान दिया, ये बताता है. इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये CSO द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है. सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हर मंथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है. क्या कहते हैं ये ब्रॉड सेक्टर्स जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, यूज बेस्ड सेक्टर्स नेमली बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सब फैक्ट्रीज़ को ये देखता है. इसका बेस ईयर है 2011-12 में ये शुरुआत हुई थी. उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये IIP का देख लेते हैं. IIP इज़ द ओनली मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो एक यही सिर्फ ऐसा मेजर है जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर अपना रिपोर्ट बनाता है. इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा देखा जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पॉलिसी बनाने के लिए. IIP रिमेन एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एडवांस GDP एस्टिमेट्स. कि कहते हैं कैलकुलेशन भी के लिए भी होता है, जैसे क्वार्टरली जो एडवांस GDP बनता है उसके लिए भी, उसका एस्टिमेट बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है इसका रिपोर्ट. दीज आर क्या कहते हैं ये इन्हीं फैक्ट्री को देखता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टील हो गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर जैसी कोर मेन इंडस्ट्री जो है उन पर ये रिपोर्ट अपनी बनाता है. चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं. फी फ्रूट ग्रेन स्कीम टिल नवंबर, एडिशनल आउटले ऑफ 90,000 करोड़ अंडर PMGKY विल बेनिफिट 80 करोड़ पीपल. ऐसा हमारे PM मोदी का कहना है. क्या कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने और बढ़ा दिया. 3 महीने क्या
नवंबर तक बढ़ा दिया है। नवंबर तक बढ़ा दिया गया और इसके लिए एडिशनल अमाउंट 90,000 करोड़ का दिया गया है PMGKY में, जिससे हर गरीब को आराम से सस्ता खाना मिल सके। चलिए देख लेते हैं PMGKY के बारे में देख लेते हैं। PMGKY इसमें पहले था कि 1.7 लाख करोड़ दिया गया था। इससे पहले जो क्या कहते हैं, इससे पहले जो स्कीम थी जून तक, जो कल ख़त्म हुई जो स्कीम, उसको ये एक्सटेंड किया गया है। तो उसमें पहले था 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था PMGKY में, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को इंश्योरेंस था 50 लाख का, और फूड ग्रेन देना था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा गरीब लोगों को 80 करोड़, पुअर पीपल को, गरीब लोगों को 80 करोड़ की 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल। मनरेगा वर्कर्स को पैसा मिल रहा था 182 रुपये के से बढ़ाकर 202 रुपये मिल रहा था। जन धन वन अकाउंट होल्डर जो थी उनको 500 रुपये पर मंथ 3 महीने के लिए दिया गया था। और सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड और पुअर विडोज़ को 1,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया मिल रहा था। फार्मर्स को मिल रहा था फ्रंट लोडिंग ऑफ 2,000 रुपये दिया जा रहा था उनको। और उज्ज्वल बेनिफिशरीज़ को सिलेंडर दिया जा रहा था, जिनकी इनकम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और वेज अर्नर्स को भी मिल रहा था जिनकी इनकम 15,000 से कम है, और जहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं जहाँ पे 100 वर्कर से कम क्या कहते हैं काम करते हैं, तो उनका 24% मंथली जो इनकम होती है उसको PF उनके अकाउंट में डाला जा रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो सेंटर से ऐसे स्टेट को ऑर्डर आया था कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड है वो भी दिया जाए, 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स जो हैं उनको दिया जाए, ऐसा इसमें बात हुई थी PMGKY में। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। इसमें वही बात हुई है कि वही की 5 किलो गेहूँ 1 किलो दाल दी जाएगी नवंबर तक गरीब लोगों को। अगली न्यूज़ आती है, बैंड ऐप्स विल गेट चांस टू सेंड इन देयर क्लैरिफिकेशंस। जो हमने देखा कि कल ही देखा कि यूनियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन बंद कर दिए, जैसे टिकटॉक, शेयरिट हो गया, MI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर। और क्या ये ऐसा कहा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को हार्म कर रहे हैं इंडिया की, तो इसलिए इसे बंद कर दिया गया। ये क्या कहते हैं, इसको उसके अंदर लाया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के अंदर इसे लाया गया कि इसके अंदर ये डैमेज कर रहे थे, इसके अंदर इन्हें बैन कर दिया गया। ऐसा इस कहना था क्या कहते हैं निखिल गांधी का कि उन्होंने कहा कि इट हैड कंपाइल्ड विद ऑल इंडियन लॉज रिलेटेड टू डाटा प्राइवेसी एंड हैड नॉट शेयर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडियन यूज़र विद फॉरेन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द चाइनीज़। कि उन्होंने कहा था कि जो टिकटॉक के हेड है इंडिया हेड है, जो इंडिया के हेड है, उनका निखिल गांधी का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, और क्या कहते हैं किसी भी इंडियन यूज़र की बाहर के देशों के साथ शेयर नहीं की है, ना ही चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ की है, और उन्होंने सारे लॉज फॉलो किए हैं, तो ऐसा गलत है, हम पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन देंगे, ऐसा उनका कहना था। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं। In Unlock 2, finely tuned strategies for disease control and expansion of activities are needed. The Home Ministry ordered relaxing the lockdown in the Unlock 2 phase until July 31। कि कहते हैं जो होम मिनिस्ट्री है उसने कहते हैं जो अनलॉक 2 फेज़ को जुलाई 31 तक एक्सटेंड कर दिया है, कि जुलाई 31 तक जो कंटेनमेंट जोन है उनमें बंद रहेगा, उनमें रेस्ट्रिक्शन रहेगा, और जो कंटेनमेंट जोन नहीं उनमें थोड़ी छूट मिलेगी, ऐसा उसमें बताया गया है। चलिए आज होम मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिस्चार्जेस मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ये कहते हैं दो इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज 1 and 2 ऑफ लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आते हैं, उसके अंदर ये स्टेट लिस्ट के अंदर ये वर्क करती है अपने। इन परसुएंस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कंटिन्यूसली मॉनिटर द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो हमेशा कंटिन्यूसली चेक रखती है और देखती है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो सिचुएशन होती है, जो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर अपना रिएक्शन देती है, उस पर उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है।
वो भी ये भी करती है, इश्यूज अप्रोप्रिएट एडवाइजरी भी देती है, शेयर्स इंटेलिजेंट इनपुट्स भी प्रोवाइड कराती है, एक्सटेंड्स मैन पावर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस एंड एक्सपर्टीज टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीस एंड हार्मनी विदाउट इनरोचिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द स्टेट। कि सारी क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए सारा वर्क अपना करती है होम मिनिस्ट्री। इसमें पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है कि जैसे हमने देखा कि इस वक्त जो इंडिया का करंट टोटल है उसमें 3.5 लाख लोग क्योर हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, और 17,403 लोग मर चुके हैं। और क्या कहते हैं काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन एक्टिव रिकवरी रेट अच्छा है इंडिया का, लेकिन तब भी लोग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। इसमें वही बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया कि जैसे पॉजिटिव रेट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों की जो टेस्टिंग हो रही है वो पता चल रहा है, जैसे उनको कोई फीवर आया तो वो चेक कराए तब ऐसा पता चल रहा है, और कंटेनमेंट जोन वहाँ बना दिया जा रहा है जिससे और इन्फेक्शन ना हो। इसमें पूरे में यही बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया है जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल है जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे वहाँ के लोगों को आराम से क्या कहते हैं मास्क प्रोवाइड कराया जा सके, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सके जहाँ पहुँचा सके, और क्या कहते हैं लोगों को मैसेज दिया जाए कि फेस कवरिंग करें और डिस्टेंसिंग रखें जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो। ऐसा पूरा बताने की कोशिश की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे हमने कल ही देखा कि पीएम मोदी ने क्या कहते हैं एक्सटेंशन कर दिया है PMJKY का, जिससे गरीब लोगों को 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 महीने और क्या कहते हैं 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल हर फैमिली के एक मेंबर को मिलेगी। ऐसा इसमें कहा गया, पर मंथ मिलेगी, ऐसा इसमें उन्होंने स्कीम में रखा था, और उसी का एक्सटेंशन किया है 5 महीने, तो ऐसा सबको मिलेगा। इसमें ये भी कहा गया कि हमें और भी सोशल क्या कहते हैं वो बनाने पड़ेंगे, स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे ये और ना फैल पड़े, और कहते हैं इससे इसकी जो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और डेथ रेट जो बढ़ रहा है वो कम रहे, और क्या कहते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकें। ऐसे स्टेप्स हमें लेने होंगे। अगला एडिटोरियल आता है कंट्रोल नॉट डिलीट, डिस्पाइट प्राइवेसी इश्यूज विद मैनी ऐप्स लिंकिंग देम टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न इज प्यूराइल। क्या कहते हैं कुछ ऐप जो प्राइवेसी इश्यूज़ के कारण जो बंद कर देंगे 59 ऐप्स 29 जून को, वो काफ़ी क्या कहते हैं चाइनीज़ कंपनी से एसोसिएटेड थे, और ऐसा कहा गया कि वो डाटा सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी को हार्म कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। इसमें यह भी कहा गया है एडिटोरियल में कि द इमर्जेंट नेचर ऑफ थ्रेट posed by the apps information available that they are engaged in activity prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। कि जो कुछ हमें वो मिले हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ ऐप्स उनमें से कहते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकते थे, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म कर सकते थे, तो क्या कहते हैं और पब्लिक ऑर्डर डैमेज कर सकते थे, सिक्योरिटी स्टेट हमारी डैमेज कर सकते थे, इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया और ऐप्स को बंद कर दिया गया। इसमें यह भी कहा गया द टाइमिंग ऑफ द मूव कि जो इस वक्त हुआ वो ऐसा लग रहा है जैसे जो 15 जून को हुआ उसी का ये नतीजा है कि ऐसा किया गया है। ऐसा क्या कहते हैं सेक्टोरियल में बताया गया है कि उसके बाद ही हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि उसी को क्योर करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि इसमें यह भी लिखा है कि हमें ये नहीं भूलना होगा टेंशन ऑन द बॉर्डर एज वेल एज द कोविड-19 पेंडेमिक हैव इग्निटेड अ मच नीडेड डिबेट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज और चाइना। कि ये जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर में और जो कोविड-19 के कारण हमारा टेंशन है, वो दोनों हमें ये नहीं भूलना होगा कि इंडिया की इकनॉमी डिपेंड बहुत ज़्यादा करती है चाइना पे। ऐसा इसमें कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि वो जो रॉ मटेरियल होता है कुछ चीज़ों का वो भी चाइना से आता है, और हमने ये भी देखा कि जो कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके पार्ट्स सेमीकंडक्टर्स आते हैं चाइना से, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं चाइना से इंडिया। और क्या कहते हैं जो जैसे हमने देखा ये भी देखा कि चाइनीज़ वेंडर 4G नेटवर्क जो हमारा है उसमें चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, और जो 5G ट्रायल चल रहा है उसमें भी चाइनीज़ वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लास्ट में ये कहा गया कि हिटिंग द डिलीट बटन ऑन सोशल मीडिया एंड गेमिंग ऐप बेयरली स्क्रैचेस द सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम। क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं हमने ये ऐप्स बंद किए और सोशल मीडिया में इतना जो चल रहा है उससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसा मान लीजिए एक बेयरली स्क्रैच की एक उसकी परत भी हट जाए, ये बहुत ही मुश्किल है ये सब करने से, ऐसा इसमें कहा गया है।
इन एंडिंग स्टैंड ऑफ magnanimity must prevail. India's border dispute with China calls for peaceful resolution and has no place for moral outrage or military might. इसमें कहा गया जो इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उसे हमें पीसफुल तरह से रिजॉल्व करना होगा और ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि हमें वॉर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे दोनों ही को हार्म होगा, हमें सिर्फ नहीं दोनों कंट्री को हार्म होगा, ऐसा इसमें कहा गया है. इंडियाज़ ऑफ्ट कोटेड मंत्र व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ बीन. इंडिया का एक ऑफ्ट कोटेड मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि अर्थ हमारी एक फैमिली, अर्थ पूरी एक फैमिली है, जो कहते हैं इंडिया के फेमस कोट है हर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ. जो उसका एक कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो उसके साथ यही कोट यूज़ करता है, ऐसा इसमें कहा गया है. इंडिया इज़ द ब्रिंक ऑफ रिगार्डिंग चाइना एज एनिमी नंबर 1, कि इसमें यह भी कहा गया कि इस वक्त इंडिया ने चाइना को अपना एनिमी नंबर 1 बना लिया है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जो अभी इंसिडेंट हुआ वो उसके जो गलवान वैली पे हुआ लद्दाख के 20 इंडियन सोल्जर मर गए और कई घायल हो गए, जिसमें ये भी जो बहुत ज़्यादा खून जिसमें बाहर लोगों का, जिसमें इंडियन आर्मी के बहुत सोल्जर हार्म हुए. तो ये हमने देखा ही, तो इसके कारण इंडिया ने चाइना को एनिमी नंबर 1 बना लिया है. इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा ही है कि इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट पास हुआ था 1993 में, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पास हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, क्या कहती कि पीस रहे दोनों तरफ और एक सेटलमेंट रहे कि कोई बाउंड्री आर पार नहीं करेगा और पीस रहेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, इस पर पास हुआ. फिर उसके बाद ये भी पास किया गया 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि दोनों तरफ की आर्मी फुल में अपने क्या कहते हैं कि मिलिट्री फील्ड में लड़ाई नहीं करेगी जब तक ज़रूरी नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया. इसमें था कि नाइदर साइड शेल ओपन फायर कॉज बायोडिग्रेडेशन, कि कोई ओपन फायर नहीं करेगा, कोई बायोडिग्रेडेशन नहीं करेगा, कोई हजार्डस मेड केमिकल का यूज़ नहीं करेगा, कोई ब्लास्टिंग नहीं करेगा, कोई कि गन से लड़ेगा नहीं, और कि 2 किलोमीटर के उसके रेंज तक ऐसा कुछ नहीं करेगा, एक्सप्लोसिव उसके 2 किलोमीटर रेंज तक नहीं करेगा, ऐसा इसमें कहा गया. और जो रूटिंग फायर एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकता है, लेकिन कोई उस तरह से नहीं करेगा. इसमें एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है, विल इट एवर बी पॉसिबल टू रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट विच इज़ एट द रूट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड इफ सो हाउ, कि इसमें यह भी क्वेश्चन राइज होता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कभी रिजॉल्व हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा और कब. जैसे हमने देखा कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना वॉर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉर से कोई एक परमानेंट विनर नहीं आता. अगर कोई जीतेगा भी वॉर तो उसकी भी आर्मी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होगी और उससे उसकी कंट्री को भी बहुत घाटा हुआ होगा, और कोई भी लूज़र डिफीट इतनी आसानी से नहीं लेता है, वो पूरी दम लगा देता है कि जीतने के लिए, ऐसा इसमें कहा गया है. जैसे हमने देखा कि जो कहते इट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने कहा कि ये जो हुआ, जो चाइना क्या कहते हैं इंडिया की तरफ आ गया वो गलत किया उसने, और जो LAC को तोड़ा उसने, जो एग्रीमेंट तोड़ रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा उसने कहा. ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इस्टेब्लिश की गई है उनक्लोज के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ द सी. चलिए देख लेते हैं उनक्लोज के बारे में आगे, उसके बाद ट्यूटोरियल देखेंगे. यूनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉस ऑफ द सी, ये डिफाइन करता है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ वर्ल्ड ओशियन, एस्टेब्लिशमेंट गाइडलाइंस फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ मेरीन नेचुरल रिसोर्स. ये सब उस पर देखता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है सब नेशंस की, कि ये जो यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड ओशियन या जो गाइडलाइंस है बिजनेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उसे ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं, ये पूरा ध्यान रखता है. ये टेरिटोरियल वाटर्स, कंटीजेंस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज, इन सब पे देखता है कि कहते हैं कंट्रीज़ कोई गाइडलाइंस तोड़ तो नहीं ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने में वो गाइडलाइंस तोड़ रहा हूँ, तो ये इन सब पे ये ध्यान रखता है. आप फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, इनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी. इसमें यही बात की गई है. इसमें यह भी कहा गया है कि व्हाट मस्ट मैटर टू इंडिया इज़ वॉट एवर इज़ गुड फॉर पीपल, कि इस वक्त इंडिया को ये मैटर करना चाहिए कि उसके लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या हेल्पफुल है और क्या हमें करना चाहिए.
कहते हैं कि ये सब जो हम बायकॉट कर रहे हैं, ये बायकॉट तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि उससे वो अगर वो उन लोग ने चाइनीज़ ने हमारा बायकॉट करने लगा तो हमारे यहाँ जो कहते हैं काफ़ी मटेरियल है जो वहाँ से एसोसिएटेड है कि वहाँ से आता ही है, क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ है। तो इस कारण तो हमें बायकॉट पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमें बायकॉट करना चाहिए। इसमें कहा गया है, इसमें ये भी कहा गया कि इफ़ इंडिया बायकॉट गुड्स फ्रॉम चाइना इट विल हर्ट इटसेल्फ मोर एंड बेयरली मेक अ डेंट इन चाइनाज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, कि अगर इंडिया बायकॉट करता है चाइना को तो वो बिल्कुल ज़रा सा भी बेयरली अगर इम्पैक्ट करेगा चाइना को, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को, क्योंकि इंडिया ही अगर इंडिया फार्मेसी के लिए कि फार्मेसी बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो इसीलिए है क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है और सस्ता पड़ता है और अच्छा रहता है। इसीलिए इंडिया की स्पोर्ट्स का जो गुड होता है, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, वो भी चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड बाइज चाइनीज़ गुड्स बिकॉज देयर क्वालिटी एंड प्राइस आर कंपेलिंग, कि पूरी दुनिया चाइनीज़ गुड्स खरीदती है क्योंकि वो सस्ते रहते हैं और अच्छे रहते हैं, इसलिए खरीदे जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया इंडिया मस्ट लर्न द हार्ड लेसन विच इट डिड नॉट इन 1962 दैट वार्म एंड गशिंग एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड चाइना विल नॉट स्टॉप hostilities. Only pragmatic and shrewd diplomacy can do that. Oscillating to the opposite and tagging China as the enemy is not wise. इसमें लास्ट में यही कहा गया कि जैसे 1962 में जब वॉर हुआ तो उससे बहुत लोगों को डैमेज हुआ, दोनों कंट्री को डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारी कंट्री को घाटा हो और हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है, तो हमें चाइना को एक एनिमी की तरह नहीं, हमें अपने फ़ायदे में देखना चाहिए, और इसमें पूरे में यही कहा गया है। अगला एडिटोरियल आता है पीसीआर टेस्टिंग इज़ अ डबल एज सॉर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्लाइंड रिलायंस ऑन द रिजल्ट फॉर कोविड-19 क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय स्पेसिफिक क्राइटेरिया शुड बी पॉपुलराइज्ड, कि इसमें वही कहा गया कि जो कोविड-19 का टेस्ट चल रहा है तो उसमें पीसीआर टेस्टिंग पे ही पूरा भरोसा नहीं रखना चाहिए, और भी टेस्टिंग करनी चाहिए। इस पूरे एडिटोरियल में यही दिया गया है। ये स्टार्ट होता है कि द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड SARS-CoV-19 polymerase chain reaction PCR testing in many government and private laboratories, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लेबोरेटरीज में पीसीआर टेस्टिंग चालू कर दी गई है। जैसे हमने देखा कि जनवरी में सिर्फ एक लेबोरेटरी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, सिर्फ एक लेबोरेटरी, और इस वक्त 1000 हो गई हैं। इसमें यही बताया गया है कि पूरे एडिटोरियल में कि उसके अच्छाई, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया गया है, कि हमने देखा कि पीसीआर टेस्टिंग कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी देती है, जैसे किसी पॉजिटिव केस वाले को पॉजिटिव ना दिखा के नेगेटिव दिखाती है, फॉल्स रिजल्ट देती है, और कई बार जब क्या कहते हैं टेस्ट हो जाते हैं तभी रिज़ल्ट सही आ पाता है, और तभी हम उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कोई और टेस्टिंग भी ढूंढनी होगी तभी हेल्पफुल होगा, नहीं तो ये फॉल्स टेस्ट कभी कभी दे देती है। पूरे एडिटोरियल में यही था। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। ईडी अटैचेस एसेट्स इन टेरर फंडिंग केस, कहते हैं ईडी। चलिए देख लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देख लेते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। क्या कहते हैं, ये देखती है कि इकोनॉमिक लॉस को इन्फोर्स कराने के लिए हेल्प होती है, और फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम, इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम को देखने के लिए ये हेल्प करती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक पार्ट है जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इट इज़ कंपोज ऑफ ऑफिसर, इसके अंदर ऑफिसर आते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स इसमें वर्क करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में। इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती थी। फिर क्या कहते हैं, इसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के बाद एक्सचेंज कंट्रोल लॉज के अंदर क्या कहते हैं उसको वायलेशन के लिए भी इसे रखा गया। फिर 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम पे रखा गया था। इसका कंपोजिशन है कि इसमें एक रिक्रूटिंग पर्सनल,
द डायरेक्टर ऑल्सो ड्रॉस ऑफिसर फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका जो डायरेक्टरेट होता है वो, ये जो डायरेक्टरेट है ये कई और एजेंसी से भी अपने ऑफिसर्स लेता है, जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस, डेपुटेशन पे इन्हें अपने इसमें रखता है। इसका और भी है, प्रोसेसिंग केस ऑफ फ्यूजिटिव इन इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018। ये फ्यूजिटिव एक्ट्स में भी वर्क करता है। ये क्या कहते हैं, एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द पीएमएलए कोर्ट कैन डायरेक्टली फाइल इन द हाई कोर्ट फॉर दैट जुडिक्शन। कि अगर कोई भी एक ऑर्डर पास होता है पीएमएलए कोर्ट के द्वारा, तो हाई कोर्ट में एक जुडिक्शन के लिए फाइल किया जा सकता है उस पर केस, ऐसा उसमें बताया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक